हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ का सेकंड लेक्चर देखेंगे। आज इसमें दो टॉपिक देखेंगे। पहला टॉपिक ग्रेविटेशनल लॉ और सेकंड टॉपिक देखेंगे ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ। ठीक है, तो ये दो लेक्चर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रेविटेशनल लॉ। तो हमने जो पहला लेक्चर बताया था उसमें इंट्रोडक्शन बताया था, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेविटेशन। इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि न्यूटन ने कैसे जितने भी उनके पहले के नियम थे, जितने भी पहले के लॉज थे, उनको एनालिसिस किया, कलेक्ट किया और एक अपना न्यू नियम दिए। उस नियम को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल लॉ। ये ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन पोर्शन में हमने बता चुका है। ठीक है, अब इसके आगे जस्ट हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल लॉ का मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसकी डायरेक्शन कितना होती है। ठीक है, तो न्यूटन बोलते हैं कि दो पॉइंट मासेस m1 और m2 सपोज कर लेते हैं, पॉइंट मासेस m1 और m2। लेट यहां पे सपोज करते हैं m1 2 पॉइंट मास, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया r। तो न्यूटन ने बताया कि जो दो पॉइंट मासेस इफ आर डिस्टेंस पर रखे गए हों तो उनके बीच एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम होती है। ठीक है, इट मींस m1 पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और m2 पे जो फोर्स लगेगा वो लाइन ज्वाइनिंग में इस साइड फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, इसी डायरेक्शन में ऑलवेज फोर्स लगता है। क्लियर? तो जो फोर्स है तो उन्होंने न्यूटन ने बताया, उसका स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। फर्स्ट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। और दूसरा बताया उन्होंने मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए बताया कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस। जो फोर्स है वो m1 इंटू m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा इन्होंने एक और चीज बताया कि यदि डिस्टेंस हम लोग बढ़ा दें तो फोर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शन में डिक्रीज होता है। इट मींस फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो गया दो उन्होंने मैग्नीट्यूड के करस्पॉन्डिंग दिया। इन दोनों इक्वेशन को यदि हम कोलेट करते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा फोर्स किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोगों ने पहले लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाना है तो एक जो है कोई भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो एक कांस्टेंट हम लोग को लगाना पड़ता है। उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो इस केस में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं g। ठीक है, तो इसको हटा करके यदि हम लिखते हैं तो F इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमारा हो गया फोर्स का फार्मूला। और डायरेक्शन क्या है? लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। जो लाइन ज्वाइन हो रही है उसके बीच की जो है ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग अलोंग जो है फोर्स लगता है। और मैग्नीट्यूड F इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि g की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो g की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? यहां पे फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा, F इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले में क्या करेंगे? m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये हम लोग सपोज कर लेते हैं, और r इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? g। F इज इक्वल टू g। इट मींस दो यूनिट मासेस, यूनिट वैल्यू मासेस एक यूनिट डिस्टेंस पे रख दिए जाएं तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वही हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा। ठीक है, इट मींस यूनिवर्सल कांस्टेंट इज द फोर्स
एक्टिंग बिटवीन यूनिट मासेस केप्ट एट यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, तो वो होता है हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्लियर। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो कैलकुलेट करके इसकी जो वैल्यू आई थी जी की वैल्यू वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, बहुत ही छोटा क्वांटिटी होता है। ठीक है, और यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है हमारा जी। क्लियर। ये यूनिट कैसे हमने फाइंड आउट किया, यहां से फाइंड आउट किया। देख लीजिए, यूनिट को फाइंड आउट करना है यदि, तो इस वाले फार्मूले से हमने फाइंड आउट किया है। कैसे किया, यहां से देखते हैं तो G इक्वल टू हो जाएगा FR² डिवाइडेड बाई M1 M2। F की यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन। R की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और मास की यूनिट क्या होती है, kg टू द पावर -2। ये होता है इसका यूनिट, यही हमने लिखा हुआ है। क्लियर। तो G एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी यूनिट होती है और बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, 10⁻11 इसका जो है कोसेंट है, आप लोग देख रहे होंगे, तो बहुत ही स्मॉल होता है। क्लियर। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्या होता है ग्रेविटेशनल लॉ और क्या होता है G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर। थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। 2 पॉइंट मासेस M1 M2 r डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं, तो उनके बीच जो फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो होता है M1 M2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और 1/r²। इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन देम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस बिटवीन देम के होल स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों को मिक्स कर दिया तो F = G M1 M2 अपन में r²। ये हो गया फार्मूला। ठीक है, G की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो G की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, M1 और M2 को 1 यूनिट ले लिया, R को 1 यूनिट ले लिया। यदि SI यूनिट की बात करें तो R = 1 मीटर और M1 और M2 = 1 kg। तो 1 मीटर डिस्टेंस पे M1 M2 को पुट कर दें तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वही हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके फाइंड आउट हुआ तो वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये होता है। क्लियर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ। ठीक है, तो अभी क्या हम लोगों ने फार्मूले में देखा कि 2 पॉइंट मासेस एक डिस्टेंस पे रखे हैं तो इनके बीच जो है फोर्स लगता है। वो फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू जो होता है वो होता है M1 M2 G M1 M2 डिवाइडेड बाई r², ये फोर्स होता है। क्लियर। अब क्या है कि ये एक पॉइंट मास है, ये एक पॉइंट मास है। अब एक पॉइंट मास की जगह हम लोग अर्थ प्लेस्ड कर दें, अर्थ को एक मास ले लें और दूसरा मास जो है एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लें, तो उस केस में क्या होगा, लेट सपोज ये हमारा जो है अर्थ है। ठीक है, अर्थ का जो रेडियस है वो है RE, मास है वो है ME, और यहां पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका मास है M, और इसके बीच की जो हाइट है ये है हमारी लेट से सरफेस से H, और ये है हमारा RE। क्लियर। इट मीन्स RE प्लस H जो है वो उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं R। क्लियर, ये सब सपोज किया है सिंप्लिसिटी के लिए। तो जो फोर्स लगेगा इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे M पे वो क्या लगेगा, तो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा G तो वही रहेगा। एक बॉडी है अर्थ, तो अर्थ क्या है कि बहुत बड़ी बॉडी है, जबकि हम लोग जो न्यूटन ने लॉज दिया था वो बोला था कि पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो क्या करते हैं, एक सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट होता है, उसको ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि यदि एक बॉडी है उसको यदि स्टडी करना है तो उसका जितना भी मास है उसको सेंटर ऑफ मास पे कंसीडर करके हम लोग स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि जो बॉडी में एक्शंस होते हैं, जो बॉडी में मूवमेंट होता है, सेम सेंटर ऑफ मास में भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे, जो अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास है, इसकी सेंटर होता है, उसी को हम लोग वहीं पे सारा मास जो है कंसंट्रेटेड सपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके जगह पे ये हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं जहां पे ME मास जो है कंसंट्रेटेड है।
क्लियर। तो मास, एक का मास क्या हो जाएगा me, दूसरा मास क्या है m, डिस्टेंस दोनों के बीच क्या है तो re प्लस h का होल स्क्वायर। क्लियर। तो f ही रहेगा इज इक्वल टू जी me मास ऑफ द अर्थ इंटू मास डिवाइडेड बाई re प्लस h की वैल्यू क्या है r है, इसको हम लोग r स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। अब न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है यदि उस पे एक फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली उसमें जो है एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। और वो एक्सेलरेशन यदि a सपोज कर लेते हैं तो F इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ने बताया था। तो यहां पे भी एक हम लोग देख रहे हैं कि ये मास है और अर्थ एक फोर्स लगा रही है इसके ऊपर, ऐसे फोर्स लगा रही है, तो सिंपल सी बात है m में जो है एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा और वो जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा तो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग सपोज कर सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन जो आ रहा है GME डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन क्या है ड्यू टू अर्थ ने जो फोर्स लगाया है उसकी वजह से एक्सेलरेशन है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ या एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ। क्लियर। अब क्या है कि ये बहुत ही वास्ट है, क्योंकि कोई भी स्टडी करते हैं तो अर्थ तो वहां रहता ही है, तो इसीलिए हम लोग क्या किए कि जो ए है उसको एक अलग कांस्टेंट का नाम दे दिए, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने लगे जी से। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है वो होती है GME डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। क्लियर। तो g की वैल्यू m पे डिपेंड करती है, मास ऑफ द अर्थ पे, ग्रेविटी पे और r स्क्वायर पे। क्लियर। अब ग्रेविटी की वैल्यू इतनी होती है और कैलकुलेट करके क्या आई वैल्यू, तो कैलकुलेशन के बाद आया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आया हमारा ग्रेविटी की वैल्यू। यूनिट एक्सेलरेशन वाली ही यूनिट होगी क्योंकि ये एक टाइप का एक्सेलरेशन ही है, तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वही सेम ग्रेविटी की भी यूनिट होगी। क्लियर। अब क्या होता है कि एक्सेलरेशन पूरे अर्थ पे कांस्टेंट नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ डिपेंड है, डिफरेंट क्वांटिटीज पे डिपेंड। मास ऑफ द अर्थ वेरी करेगा तो बदल जाएगा, आर वेरी करेगा तो बदल जाएगा। यूनिवर्सल कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, वो तो वेरी कर नहीं सकता। ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जी की वैल्यू किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, वेरिएशन ऑफ जी किस पे करता है। तो 4 टॉपिक होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एंड ड्यू टू द शेप। ये चारों टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। ठीक है। तो ये लेट से सपोज हमारा अर्थ है, तो यदि कुछ हाइट पे हम लोग हाइट बढ़ रही है तो क्या होगा इंपैक्ट। यदि हम अर्थ सरफेस के अंदर चले गए तो क्या होगा ग्रेविटी का इफेक्ट, वो हम लोग देखेंगे। और अर्थ ऑलवेज जो है अपनी एक्सिस के थ्रू रोटेट करती है, तो रोटेशन की वजह से जी का क्या इंपैक्ट होता है वो हम लोग देखेंगे। एक्चुअली रोटेशन की वजह से क्या होता है, मास चेंज हो जाता है, किसी भी बॉडी का मास चेंज हो जाता है। तो मास चेंज होने की वजह से अर्थ का भी मास चेंज होता है, तो जो है ग्रेविटी इंपैक्ट हो जाती है। क्लियर। ड्यू टू शेप, शेप क्या होता है, तो हम लोगों ने स्टडी के लिए अर्थ को जो है स्फीयर, सॉलिड स्फीयर एज्यूम किया था, लेकिन एक्चुअल में अर्थ सॉलिड स्फीयर नहीं है। वो क्या है, इसेंट्रिक है, थोड़ा सा जो है इसका जो है ऐसे है, इसेंट्रिक है। अर्थ थोड़ा सा जो है चपटी है, थोड़ी सी जो है इसेंट्रिक है, थोड़ा सा इलिप्टिकल है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इक्लिप्स बनता है, थोड़ी सी इसेंट्रिक है। इसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ ऑफ द रेडियस ऑफ द इक्वेटर RE और रेडियस ऑफ द पोल RP जो है दोनों अलग होता है। रेडियस ऑफ द पोल जो है लेस होता है रेडियस ऑफ द इक्वेटर के। इस वजह से क्या होता है कि R डिफरेंट होने की वजह से उसके शेप की वजह से ग्रेविटी चेंज हो जाती है। ठीक है। तो ये चारों टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस 2 टॉपिक हम लोगों ने कवर किया। पहला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और उसके बाद सेकंड टॉपिक हमने कवर किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटी। ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ या ग्रेविटी, बहुत सारे इसको नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।